हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। माय नेम इज आशीष कुमार। आई वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टेक। फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, बस कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे, तो आज इस लेक्चर नंबर 2 में थ्योरी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में मोमेंटम के बारे में बताया था, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो हर एक टॉपिक एक अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, प्रॉपर डिफिनेशन मैं आपको देता हुआ चलूँगा। फिर हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का मैं सेकेंड लॉ के बारे में बात करूँगा। फिर मैं बात करूँगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग आज। तो पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, जब कोई बॉडी हमारी मूव करती है तो उसके मोमेंटम में कितना हमको चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे कोई दो बॉडी हैं। ठीक है, आपकी ये कोई दो ब्लॉक हैं। ओके, ये किसी सरफेस पे रखी हुई हैं। तो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है। पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u थी। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v हो जाती है। तो मैं पूछूं कि इस ब्लॉक का मोमेंटम कितना है, तो मैंने इसका मान लीजिए मास आपका जो है m है, इसका भी मास मान लीजिए आपका m है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पी आई इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, तो एम यू हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम को हम पी एफ से डिनोट कर रहे हैं, एम भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो मान लीजिए ये ब्लॉक, इसका इनिशियल मोमेंटम यू है एंड फाइनल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी यू है एंड फाइनल वेलोसिटी भी है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, पी आई इक्वल टू एम यू एंड पी एफ इक्वल टू एम भी। तो हमको बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज नोन एज द चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, आपको ये लिखना पड़ेगा प्रॉपर। लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी यू, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेट सपोज एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी v, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। ये हमने सपोज किया है कि ऐसा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया और फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। तो चेंजिंग मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम यू। द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी पी एफ कितना हो जाएगा, एम भी। तो हमको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का यहाँ पे हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंटम टू इनिशियल मोमेंटम is known as
चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल पी से। यहाँ पे आप डेल पी लिख लीजिए कोष्टक में। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल पी से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा हमारा? डेल पी इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे? डेल पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो डेल पी इक्वल टू हम फाइनल मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? भी से। एंड इनिशियल मोमेंटम हमारा, सॉरी, फाइनल मोमेंटम कितना है हमारा? एम भी है, एंड इनिशियल मोमेंटम एम यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एम को आउटसाइड कर लेंगे, फिर मतलब कॉमन कर लेंगे, तो हमारा भी माइनस यू ये एम बचेगा। ठीक है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला आ गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फ्रेंड्स, ये द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अभी हमने देखा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। मैंने वहाँ उसके लिए फार्मूला निकाला। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल पी से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए मैंने फार्मूला एम इक्वल टू भी माइनस यू हम लोगों ने अभी जस्ट पिछले टॉपिक में कवर किया। अब हम लोग देखें द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज इन, इसको मैंने डेल पी से डिनोट करते हैं। अगर इसमें हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो यह द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ऐसे हम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला था? एम इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी, हमने ये निकाला था। बट मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको भी माइनस यू मतलब भी माइनस यू बाई टी ऐसा कुछ है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एम ए, भी माइनस यू बाई की टी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना आ गया? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया हमारा? डेल पी ऐसे ना बाई डेल टी, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो गया? एम ए आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पे निकल के चला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल पी इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हमने द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। अब हम जब पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है कि द फोर्स रिक्वायर्ड, जैसे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा स्टेटमेंट ये बताता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो जो किसी बॉडी के जो मोमेंटम में जो चेंजेस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इसके लिए हम फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं इसके देखते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए, तो हमारा जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और मैंने अभी जस्ट उसका फार्मूला डिराइव करवाया आपको, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया हमारा। जब टाइम से हम मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हम फोर्स को एफ से डिनोट कर रहे हैं, और चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला था? एम भी माइनस एम यू अपॉन टाइम टी। ओके, ये हमने निकाला था। तो एम यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो भी माइनस यू बाई टी। फिर वहीं हम चीज़ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू भी
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए एक्सेलरेशन होता है, तो हम इसकी जगह पे v माइनस यू बाई टी की जगह पे हम a लिख सकते हैं। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं k इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो k की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, f बराबर एम ए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि f बराबर एम ए कैसे हमारा आया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वो बेसिकली हमको किसके बारे में बता रहा है, फोर्स के बारे में बता रहा है। और फोर्स हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसका हम यूनिट्स देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एफ अकॉर्डिंग टू एफ बराबर एम ए। तो मास को हम केजी में मेजर करते हैं एंड एक्सीलरेशन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डायन, DYNE, डाइन। तो इसको हम सीजीएस में डाइन में मेजर करते हैं, जबकि एसआई में हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और 1 न्यूटन जो होता है यहाँ पे लिख लीजिए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसका यूज़ कभी कभी फार्मूले में आपका आ जाता है, कभी कभी सॉरी क्वेश्चन में इसका यूज आपको देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो मैंने यहाँ पे आपको एसआई यूनिट बता दिया, सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, डाइन होता है, एंड एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको किसके बारे में बताता है, ये हमको बताता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या मतलब, जितना आपका एक्शन होगा, जितना आप एक्शन लेंगे किसी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी इंसान के ऊपर, उतना आपको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से आपको वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर बॉडी। जब कभी भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो दूसरी बॉडी भी जितना हमारा फर्स्ट बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे हमारा उतना इक्वल अमाउंट में फोर्स हमारा एक्सर्ट करती है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज द एक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट बॉडी फोर्स सेकेंड बॉडी जब एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्शन, एंड जब सेकेंड बॉडी हमारा फर्स्ट बॉडी जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो हमारा रिएक्शन फोर्स होता है और हमारा एक्शन फोर्स होता है। जैसे आपने इसका अपने लाइफ में एग्जांपल एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी बॉल को किसी वॉल से, जैसे मान लीजिए आपका ये वॉल है, ठीक है, दिस इज द ये वॉल, आपका ये वॉल है ऐसा कुछ समथिंग। तो आप जब इस वॉल से किसी बॉल को आप टक्कर मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मान लीजिए इसे फेंकते हैं, तो क्या होता है, बॉल क्या होती है आपके, मतलब आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंका, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में आपकी तरफ वो आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितने फोर्स से उसको फेंकेंगे उतने ही इक्वल फोर्स से वो आपके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपकी तरफ वो आएगी। तो उसका एग्जाम्पल आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो इस पे भी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस बॉडी का जो वेट है ये ग्राउंड साइड लगेगा mg, ठीक है, एंड ये हमारा ग्राउंड क्या करेगा, इस ब्लॉक पे एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हो गया या फिर रिएक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आप बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये हो गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जब किसी ब्लॉक को हम ज़मीन पे रखते हैं तो उस ब्लॉक का जो वेट होता है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बट हमारा ग्राउंड क्या करता है, उस पर हमारा एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब जो एन होगा ना, ये जो नॉर्मल फोर्स होगा mg के इक्वल होगा, ये ऐसा कुछ, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये किसके वजह से हो रहा है, या किसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है,
तो ये सारी फिनोमिना होती है, देखने को मिलती है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं वो इक्वल तो होते हैं इन मैग्नीट्यूड, उनकी जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, बट उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस बिकॉज द टू बॉडीज हैव डिफरेंट मास। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लेके समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपने गन देखा होगा, ठीक है, आपने गन देखा होगा, बहुत सारे लोग चलाए भी होंगे। तो जैसे क्या होता है, जो हमारा गन होता है कुछ लाइक दिस, ऐसा कुछ गन होता है हमारा। एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो गन कुछ हमारा ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा उसका वो लगा होता है चलाने के लिए, ठीक है। ये आपका एक गन है, ठीक है, ये आपका गन है। तो इसमें क्या होता है, रिकॉयल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे जब गोली निकलती है तो झटका देता है, ऐसा आपने सुना होगा, और ये होता भी है। मतलब जितनी स्पीड से गोली आगे निकलती है उतनी स्पीड से झटका भी देता है। अगर मान लीजिए मेरे जैसा कोई इंसान हो तो अगर मैं गन चलाऊं तो मैं तो खुद ही फेंका जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत पतला हूं, ठीक है। तो ये झटका देता है। तो यहाँ पे क्या कहा कि उनका एक्शन एंड रिएक्शन, मैंने फिर यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ क्या आता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब जितना आप एक्शन लेंगे उतना आपको रिएक्शन वहां पे देखने को मिलेगा। तो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट उनकी एक्सेलरेशन डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी का जो मासेज है वो डिफरेंट है। तो मैं आपसे पूछूं इस गन का मास कितना होगा भाई, जो ये आपका इसमें जो गोली लगेगा, ये आपका मान लीजिए गोली है, ठीक है, ये गोली है, इसका तो मास कम होगा ना, इसका मास कम होगा, और इस गन का मास तो ज़्यादा होगा ना, ये हायर होगा देन इससे ये लो मास का होगा, इसका मास कम होगा, इसका मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस बिकॉज द टू बॉडीज हैव डिफरेंट मास। तो ये ऐसा क्यों होता है, एक्सीलरेशन मतलब डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि बॉडी का जो मासेज है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, कम होगा भाई ना, मास ज़्यादा तो एक्सीलरेशन कम, अब मास कम तो एक्सीलरेशन लो और एक्सीलरेशन हाई। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा हाई होगा, ठीक है। तो आप ऐसा देखते होंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि जितने स्पीड से हमारी गोली आगे निकली उतने ही स्पीड से हमारा बंदूक भी पीछे आता है, ऐसा तो होता नहीं। मान लीजिए आपके जो हमारा ये बुलेट है, ये मान लीजिए ये कितने 20, मान लीजिए 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लीजिए 500 आधा किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ऐसा तो नहीं होता कि गन भी हमारा मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो गन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और बुलेट का जो मास होता है वह कम होता है। तो जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सीलरेशन, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी उसमें होगी, ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन जो है कम हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बट इनका जो एक्शन एंड रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट इनका जो एक्सीलरेशन होगा वह सेम नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस मास इज मोर मास लेस एक्सीलरेशन, लेस मास मोर एक्सीलरेशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बहुत सारा हमारा प्रिंसिपल, जिससे बहुत सारा एप्लीकेशन वर्क करता है। जैसे आपने वो देखा होगा जेट रॉकेट देखा होगा, तो रॉकेट भी हमारा जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जब आप देखे होंगे कि जैसे जो सेलिंग बोट होता है, जैसे बोट को जैसे नौका चलाते हैं नदी उदी में ना, तो वो भी हमारा एक्शन एंड रिएक्शन पे वर्क करता है। जैसे आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब जैसे किनारे पे बोट खड़ी है, जब आपको उतरना होता है, तो जब आप उस पर पैर रख के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको धक्का, ऐसा लगता है कोई धक्का दे दिया। तो क्या होता है वहां पर भी जैसे आप बोट पे फोर्स जो लगाते हैं, मतलब बोट पे फोर्स लगाते हैं, तो उतने ही फोर्स से आपको वो आगे ढकेल। आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं हमको दो बॉडी पे देखने को मिलते हैं। कभी भी सिंगल बॉडी हमारा, ऐसा नहीं कि सिंगल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि जो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्शन मतलब आप इस ब्लॉक को रखे, तो इस ब्लॉक के एक्शन की वजह से यहाँ पे इसका जो वेट की वजह से mg फोर्स नीचे लग रहा है, और ग्राउंड क्या कर रहा है कि रिएक्शन फोर्स हमको दे रहा है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमारा mg के इक्वल हो जाएगा। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। और ये मैंने समझा ही दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले क्या होता है, तो the sum of the moments of two objects remains equal before and after collision while there is no unbalanced force acting on them। अभी तक आप इसका मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे। तो देखिए जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है न तो क्रिएट की जा सकती है न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, सपोज दिस इज योर बॉडी,
मैं आपसे पूछूं क्या आप इसमें मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्या इसका मोमेंट आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो मोमेंट का हमने फार्मूला पढ़ा था P इक्वल टू mv, इसका मास तो वही रहेगा। इसमें जो अगर वेलोसिटी नहीं है तो इसमें मोमेंट जीरो होगा। तो मैंने क्या कहा कि मोमेंट आप न तो क्रिएट कर सकते हैं न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं पूछूं इसका मोमेंट आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी बॉडी होती है उसमें मोमेंट होता है। तो इसी प्रकार तो ये क्या कह रहा है कि द मोमेंट इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा है, द सम ऑफ द मोमेंट्स of two objects remain equal before and after collision while there is no unbalanced force acting on them। तो यहाँ पे मैंने 3 फिगर बनाए हैं। मैंने यहाँ पे 3 फिगर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। ये क्या कह रहे हैं देखिए, मान लीजिए कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, तो आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये इसकी वेलोसिटी मान लीजिए, हम मान लेते हैं u है, मोमेंट कितना होगा, तो ये क्या है, मोमेंट बिफोर कोलिजन। कोलिजन की स्पेलिंग सी, मोमेंट बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन हो गया। कोलिजन में टक्कर होता है, मोमेंट आफ्टर कोलिजन, ओके। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन है, मोमेंट बिफोर कोलिजन एंड मोमेंट आफ्टर कोलिजन एंड कोलिजन। तो मैंने क्या है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट रिमेन्स इक्वल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो जो पहले जितना मोमेंट होगा और जब मोमेंट कोलिजन हो जाएगा, मतलब पहले और बाद में जितना मोमेंट होगा उनका जो सम होगा इक्वल होगा। कि ये कब किस कंडीशन में इक्वल होगा, व्हाइल देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन, इस पे कोई बाहरी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मतलब इस पे कोई बाहरी क्या, इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स मतलब एग्जर्ट ना करे, तब इस कंडीशन में मोमेंट बिफोर कोलिजन एंड मोमेंट आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा। तो मान लीजिए कोई 2 बॉडी हैं, वो यू वेलोसिटी से किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। और मान लीजिए क्या हो गया, इनका कोलिजन हो गया, मतलब ये दोनों आपस में टक्कर कर गई, ठीक है। जब टक्कर कर जाएंगे तो टक्कर, जैसे कोई 2 ऑब्जेक्ट जब आपस में, जैसे मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो मान लीजिए एक डायरेक्शन में चल रही है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है, तो मान लीजिए वो टक्कर करती है तो क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। तो कोलिजन जब कोलिजन होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को, मतलब उनपे एक डिफरेंट फोर्स, मतलब ये कुछ फोर्स से इसको एग्जर्ट करेगा, एफ फोर्स इस पे लगेगा, कुछ फोर्स इस पे लगेगा। मतलब जो ये आपका बॉडी मान लीजिए ए है, ये बी है, बी बॉडी ए बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा और ए बॉडी बी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो क्लियर हो गई होगी कि द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट रिमेन्स इक्वल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन व्हाइल देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मैंने ये भी बताया कि जो किसी भी बॉडी का मूवमेंट होता है ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम लोग इसके लिए देखते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम फार्मूला यहाँ पे निकालते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वह किसके, द टोटल मास ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज इक्वल होता है, मतलब सम उनका जो होता है इक्वल होता है, जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। ये सारी कंडीशंस मैंने वहां पे बताई थी। तो ऐसा वहां पे देखिए पिछले वाले में यहाँ पे मैंने एरो का जो डायरेक्शन मैंने गलत लगा दिया था, तो सेम ही डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इसलिए वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, एंड आफ्टर कोलिजन के बाद हमारी बॉडी में क्या, उसकी वेलोसिटी में क्या क्या, उसके मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। सपोज दैट 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है ए एंड बी है, आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब किसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड डिफरेंट वेलोसिटी, और इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए इनकी वेलोसिटी यूए है और इसकी वेलोसिटी यूबी है, ठीक है। ये डिफरेंट कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास सेम है, इनके जो मासेज हैं डिफरेंट मास के 2 ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है यूए है एंड ऑब्जेक्ट बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है यूबी है, ठीक है। तो लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए का जो मास है एम ए है एंड ऑब्जेक्ट बी का जो मास है एम बी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज किया है।
लेट द बोथ द ऑब्जेक्ट कोलाइड आफ्टर सम टाइम एंड कोलिजन लास्टेड फॉर टी सेकेंड। तो मतलब इसमें क्या है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनका जो कोलिजन होता है कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर टी सेकेंड बाद क्या होता है कि यह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मतलब ये फिर उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में इनकी जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी है va है, एंड ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी होती है vb होती है। तो हमको यहाँ पे मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन कितना मोमेंट होगा एंड आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंट होगा, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। और जब इनका कोलिजन होता है तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी सारी चीजें हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो हम आपको पता है कि जो मैंने बताया था मोमेंट का जो फार्मूला होता है P=mv होता है, मैंने ये चीज आपको यहाँ पे बताई थी। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो मोमेंट का फार्मूला होता है, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू मोमेंट फार्मूला, ठीक है। P= कितना होता है m एंड v, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन मोमेंट, यहां पे लिखेंगे मोमेंट बिफोर कोलिजन। जब ऑब्जेक्ट का कोलिजन नहीं होता है तब उसका मोमेंट कितना है, तो मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट कितना हो जाएगा P= या हम इसको PA लिख सकते हैं, PA MA एंड UA, ये है ना। फिर हम ऐसे ही निकालते हैं मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B। तो ऑब्जेक्ट B का मोमेंट कितना होगा, इसको हम लिख लेते हैं PB, तो MB एंड UB, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीज हो गया ना। अब हम निकालते हैं आफ्टर कोलिजन, मोमेंट आफ्टर कोलिजन, ये भी हम देख लेते हैं मोमेंट AFTER आफ्टर कोलिजन। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप समझिए कि मोमेंट क्या होता है एंड बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आप देख लेंगे तो समझ। फिर ऐसे ही मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए का मोमेंट कितना होगा MA एंड VA, यही तो होगा। फिर मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B MB इंटू VB, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे निकाली कि मोमेंट कितना होगा आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, ऑब्जेक्ट का मोमेंट कितना होगा, ये चीजें हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कोलिजन। जब कोलिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ए बी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और फिर ऑब्जेक्ट बी ए पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अभी हमने देखा कि मतलब कैसे हमने बिफोर कोलिजन के लिए हमने मोमेंट निकाला एंड आफ्टर कोलिजन के लिए हमने मोमेंट निकाला। अब हम जब कोलिजन होता है इन दोनों बॉडीज का तब उस पर कितने फोर्सेज बॉडी ए बॉडी बी पे अप्लाई करती है, बॉडी बी बॉडी ए पे कितना फोर्सेज अप्लाई करती है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो जितना मोमेंटम में हमारा चेंजेस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। तो आपको अच्छी तरीके से पता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन मोमेंट अपन टाइम। तो देयरफॉर ड्यूरिंग कोलिजन, तो कोलिजन के दौरान ये चीज़ें हम देखने को मिल रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए के मतलब ऑब्जेक्ट ए पे कितना फोर्स लग रहा है MA = VA - UA by T, एंड फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्सेस लग रहा है हमारा VB = MB VB - UB upon T। तो ये चीज़ हमने निकाला कि इस पे फोर्स हमने कैलकुलेट करी कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। तो किस लॉ के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FAB = क्या हो जाएगा -FBA। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाले बस इसमें पुटअप कर देंगे। तो हम FAB की जगह क्या लिखेंगे, MA VA - UA upon T, फिर -MB VB - UB upon T, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारा, मार्क करने चला, चलिए इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम ए वी ए माइनस यू ए, एंड यहाँ पे माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ओके, यहाँ पे माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। अब हम क्या कर देते हैं, इन सबको ट्रांसफर आउट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए वी ए, यहाँ माइनस से किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एम बी इंटू वी बी इक्वल्स एम बी इंटू यू बी प्लस एम ए यू ए। अब देखिए मैंने क्या किया, ये टर्म यहीं लिखा और जो ये माइनस वाला टर्म है मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और फिर मैंने ये टर्म यहीं पे लिखा और ये जो इधर माइनस है इसको मैंने इधर ले आया तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला निकल गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये जो है आपका जो मोमेंट आया है, ये वाला टर्म, ये मोमेंट आफ्टर कोलिजन, एंड ये जो आपका टर्म आया है ये वाला, ये है आपका मोमेंट बिफोर कोलिजन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंट आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंट बिफोर कोलिजन बॉडी एंड बॉडी बी की कैसे कंजर्व है। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे द एंड होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई वो चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी।